तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, यानी इक्विलिब्रियम इन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें हमें क्या टॉपिक पढ़ना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कॉमन आयन इफेक्ट। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होते हैं जो डिसोशिएट होते हैं या आयोनाइज होते हैं आयंस में ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। फिर मैंने आपको समझाया था कि आपके आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन किसे कहते हैं। ऑलरेडी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर आयंस होते हैं, पर वो कैसे होते हैं? इमोबाइल आयंस होते हैं। कैसे होते हैं? उससे वो क्या बन जाते हैं? जब पानी में डालते हैं तो मोबाइल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आयंस बने नहीं है, आयंस पहले ही से थे। ऑलरेडी इट हैज आयंस। जब इसके पास पहले से ही आयंस थे तो सिर्फ वो अलग अलग हुए हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे डिसोसिएशन। ठीक है। जबकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो वहां आयंस नहीं थे, वहां पार्शियल चार्जेस थे। आयंस तब कहा जाता है जब पूरे पूरे चार्ज आ जाए, -1 या +1। तो जैसे हमने वाटर में से डाला था, वाटर के डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ने इन्हें अलग अलग कर दिया और आयंस में बना दिया। यहाँ पर आयंस नहीं थे, अब इसने आयंस बना दिए वाटर ने। और वाटर ने जब आयंस बनाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं जरा समझिएगा। वह इलेक्ट्रोलाइट्स जिन्हें हम पानी में डालें तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएं। क्या हो जाएं? विच कंप्लीटली डिसोशिएट्स, कंप्लीटली डिसोशिएट्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। जो वाटर में डालने पर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, वाटर में डालने पर जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देखिएगा, हमने ये लिया क्या? NaCl। तो NaCl को पानी में डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। और हमने यहाँ लिया HCl, इसे भी पानी में डालोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉरी, HCl बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिया CH3COH, एसिटिक एसिड, और हमने इसे पानी में डाला तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CO नेगेटिव में और H+ में, यानी एसीटेट आयन में और H+ में। ठीक है, बात समझ आई है? अब यहां देखना बेटा, अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए इनिशियली हमने NaCl के 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो इनिशियली यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, पानी में हमने से डुबोया नहीं था, तो 100 मॉलिक्यूल्स दिए थे, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी 0-0 है। अब फाइनली अगर हम बात करते हैं, हमने जैसे इसे पानी में डाल दिया तो ये 100 के 100 खत्म हो जाएंगे और ये 100 क्या बनाएंगे? Na पॉजिटिव और 100 क्या बनाएंगे? Cl नेगेटिव। यानी यहां पर ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो गए। और अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल कौन है? NaCl। ये बिल्कुल भी नहीं बचा। तो इसके सॉल्यूशन में अगर चेक करें, इन सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली आयंस आर प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट रहते हैं? आयंस आर प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ आयंस प्रेजेंट रहते हैं। एंड नो अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल। यहां कोई भी अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल नहीं होता है। बात समझ आई है? अब देखो CH3COH लिया हमने। अब यहां हमने क्या किया? इनिशियली हमने भी इसे 100 लिया, ठीक है, ये 0-0 था। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, मैंने आपसे कहा था कि दो टाइप की रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम किस में आता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। रिवर्सिबल रिएक्शन हम कैसे पहचानेंगे कोई रिवर्सिबल है? तो अगर वह वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहते हैं ये कौन होते हैं? ये एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और सॉल्ट भी हो सकता है। तो जो वीक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट का थोड़ा अलग फंडा है तो वो अभी मैं समझाऊंगा। तो हमने यहां पर एक वीक एसिड लिया, ठीक है, और देखो जहां भी
वीक लोगे वहां क्या आ जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाएगी। और रिवर्सिबल रिएक्शन में कौन होता है, इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन में कौन होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा आपको, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है आपको। यहाँ इसका फेट, इसका नसीब ये है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आता है तो सपोज करो यहाँ पर इसके 75 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये 25 ये बना देगा आयन और 25 इसके आयंस बना देगा। नहीं आई बात नहीं, ठीक है। 100 थे तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरा तो टूटेगा नहीं, तो ये सिर्फ 75, इसमें से 25 ही टूटा है। 100 में से माइनस कर दिया हमने कितना, 25, तो कितना बचा, 75। तो इसे हम बोलते हैं क्या, आयंस। और ये क्या होता है, अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल। क्या होता है, अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल। तो इसके सॉल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलता है, आयंस भी मिलते हैं और अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल भी मिलता है। जबकि इसके सॉल्यूशन में फाइनली क्या मिलता है, सिर्फ आयंस मिलते हैं, नो अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल। समझ में आई ये बात। तो हम यहां लिखेंगे इन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोथ, कौन कौन, आयंस एंड undissociated molecules are present, undissociated molecules are present। ठीक है। अब देखो यहीं पर एक वर्ड आ जाता है, कौन सा वर्ड आ जाता है, यहां पर एक वर्ड आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है, तो सबसे पहले तो डिग्री का मतलब समझो। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, फीवर में यूज करते हैं, पढ़ाई में यूज करते हैं, कितने डिग्री बुखार है, पढ़ाई में कौन सी डिग्री ले रखी है। तो डिग्री का मतलब होता है लेवल, डिग्री का मतलब होता है लेवल, किस लेवल का। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से दिखाते हैं, अगर ये लेस देन 30% होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट उसी को कहेंगे जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, 30% से कम होगा। 30% या उससे ज्यादा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समझ में आ गई ये बात, ये अल्फा होता है। ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या। तो जितने भी आपके एसिड्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। कोई भी कभी आपसे एसिड बोल दे, ये एसिड वो एसिड, तो आप कहोगे हाँ वो इलेक्ट्रोलाइट है। कोई भी बेस बोल दे आपसे तो आप क्या कहोगे, हाँ ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि एसिड और बेस क्या करते हैं, आयंस देते हैं। एसिड H प्लस आयंस देता है तो नेगेटिव आयन भी उसमें से निकलेगा। बेस नेगेटिव आयंस देता है तो पॉजिटिव आयन भी उसमें होगा, जहां नेगेटिव होगा वहां पॉजिटिव भी होगा। और जितने भी सॉल्ट्स रहते हैं तो सॉल्ट्स भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि सॉल्ट्स भी जब टूटते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूटते हैं। तो जो भी आयंस दे रहा है पानी के अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो आयंस कौन कौन देता है, सभी एसिड्स देते हैं, सभी बेसिस देते हैं और सभी सॉल्ट्स देते हैं। शुगर इज नॉट अ सॉल्ट, क्यों, क्योंकि उसे पानी में डालते हो तो आयंस नहीं मिलते। यूरिया इज नॉट अ सॉल्ट, क्यों, उसे पानी में डालते हो आप आयंस नहीं मिलते। बात समझ आइए। और कोई भी सॉल्ट जिसे पानी में डालोगे आयंस देगा तो वो आपका क्या कहलाएगा भैया, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अब एसिड्स के बारे में बात करी जाए तो एसिड्स में भी दो टाइप के एसिड्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और एक क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, एसिड भी तो स्ट्रॉन्ग और वीक है। तो एसिड्स में याद रखना, एसिड और बेस में भी आप इस बात को याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो 100% टूटेंगे, 30% से ऊपर टूटेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सारे वीक एसिड और सारे वीक बेस क्या होंगे बच्चों,
ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। बेटा लिखना बंद करो, जरा समझना चालू करो। लिख बाद में भी लेना, मैं नोट्स भेज दूंगा, है ना, पीडीएफ भेज दूंगा इसका। तो सारे वीक एसिड और सारे वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गई ये बात? नहीं आई है? अब हमें कैसे मालूम कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है? तो ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो बेटा, वीक एसिड बहुत कम होते हैं नंबर्स में, वीक एसिड बहुत कम होते हैं नंबर्स में, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत सारे होते हैं। तो वीक एसिड की कैटेगरी को याद कर लो। तो देखें भाई, वीक एसिड, तो वीक एसिड क्या है? कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इसी के अंदर क्या होगा? इक्विलिब्रियम आएगा, है ना। तो वीक एसिड्स कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये एक वीक एसिड। फिर H2CO3, ये अपने आप में कार्बोनिक एसिड है और ये वीक एसिड है। कितना वीक होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में हम इसका यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में यही तो पीते हैं हम, ठीक है। H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, ये भी क्या है? वीक एसिड है। ये भी कोल्ड ड्रिंक में यूज होता है, फॉस्फोरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड तो होता है, फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। फर्टिलाइजर में भी इसका यूज होता है, H3PO4 का, ठीक है। इसके बाद में H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, वीक एसिड है, ठीक है। इसके बाद में HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी वीक एसिड होता है, ठीक है। इसके बाद में H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, ये भी वीक एसिड होता है, ठीक है। फिर आपका N3H, जिसे हम बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड, ये भी अपने आप में क्या होता है? एक वीक एसिड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में RCOOH, यानी इसमें सारे ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड यानी कि जिनमें भी COH आ जाएगा ग्रुप, वो सब वीक एसिड होते हैं, सारे ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, बेंजोइक एसिड। समझ में आ रही है बात? ये सब क्या होते हैं? ये सब वीक एसिड होते हैं, ऑल ऑर्गेनिक एसिड। तो सिर्फ इतने एसिड जो आपके हैं, ये क्या होते हैं बेटा? वीक एसिड। अब बेसिस में आ जाइए भैया। बेस में स्ट्रॉन्ग बेस बहुत कम है और वीक बेसिस बहुत ज्यादा है, तो हम कम वालों को ही पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर मैं लिख दूं, रेस्ट ऑल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप है लीना की रफ से फरियाद, है लीना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट ग्रुप। इन सब में क्या लगा दीजिए आप? OH, बन गया बेस। और ये क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। फिर सेकंड ग्रुप, बेरिलियम को छोड़ देना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोया, ठीक है। चलो नीचे वाले तो जो रहते हैं वो आपके कैसे होते हैं? तो ये तो रेडियो एक्टिव है, तो इनके बारे में अपन बात करते नहीं है फिर भी। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा किसी के लिए भी अगर हम आपसे कह दें तो वो सब क्या कहलाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। जिंक हाइड्रोक्साइड मैंने पूछ लिया, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। आयरन हाइड्रोक्साइड मैंने पूछा, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और उसी के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा। इनके अंदर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। यहाँ वीक एसिड्स के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा, स्ट्रॉन्ग के अंदर नहीं आता। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अब बड़े आराम से पहचान जाओगे इक्विलिब्रियम किसके अंदर आएगा किसके अंदर नहीं आएगा, कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट में इसका बहुत कस के यूज होने वाला है, तो इस बात को समझे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। किसकी बात करते हैं भैया? सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, सॉल्ट के पेरेंट्स कौन होते हैं? एसिड और बेसिस। भाई एसिड और बेस को मिलाते हो
एसिड को मिलाया, बेस को मिलाया, तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, आपको ये मालूम है। तो एसिड से कौन निकल रहा है? Cl नेगेटिव। यहाँ बेस से कौन निकल रहा है? Na पॉजिटिव। तो एसिड का नेगेटिव रेडिकल और बेस का पॉजिटिव रेडिकल मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव रेडिकल को, ये थोड़ी अलग मैं हटकर बात बता रहा हूं, जब आप प्रैक्टिकल्स वगैरह करोगे तो वो ये कहेंगे एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। तो एसिडिक रेडिकल कौन है? एसिड प्लस के फॉर्म में तो हमेशा H प्लस को निकालता है, तो जो नेगेटिव पार्ट उसका बचा हुआ है, कौन बचा है? जैसे यहाँ Cl बचा है, ऐसे सब में अलग अलग बचेगा। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है, यानी नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव जो आयन होता है उसे हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल या एसिडिक आयन कहते हैं उसे, याद रखिएगा, प्रैक्टिकल में आएगा। एसिड रेडिकल का पता लगाइए, यानी वो टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं नेगेटिव आयन का, ठीक है। या वो कहेंगे बेसिक रेडिकल का पता लगाइए। तो पॉजिटिव कौन दे रहा है? देखो बेस दे रहा है, OH के अलावा ये पॉजिटिव पार्टी तो निकाल रहा है, तो पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं हम? बेसिक रेडिकल या बेसिक आयन। क्या ये बात समझ में आ गई है? नहीं आई है? थोड़ी सी अलग हटके मैंने बात बता दी। तो अब देखो, ये दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? सॉल्ट बना दिया। अच्छा, HCl कैसा एसिड था? जल्दी बोलो, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग एसिड था। और NaOH क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? अरे गधे हो, स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में आ रहा है। तो बेस ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी ये सॉल्ट कैसा बना? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना है। इस तरीके से हमने से नाम दिया है सॉल्ट को। तो अगर सॉल्ट्स को अगर हम यहां पर मिलाएं तो कितने टाइप के सॉल्ट्स बन सकते हैं? कितने टाइप के सॉल्ट्स बन सकते हैं? 4 टाइप के बन सकते हैं। देखो आप लोग ने खुद ही बता दिया है, तो जब खुद बता दिया तो बहुत आसानी से याद रहेंगे आपको। तो कौन कौन से सॉल्ट बन सकते हैं? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। दूसरा कौन सा बनेगा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तीसरा कैसा बनेगा बेटा? इसे अच्छे से लिख दें, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। और चौथा कौन सा बनेगा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ आई है? अब देखो बेटा, इनमें से किसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करोगे और कहोगे और किसे वीक कहोगे? देखो अगर सॉल्ट के अंदर एक भी वीक यूज हो जा रहा है, कोई एक भी या दोनों ही वीक यूज हो जा रहे हैं, तो ये सब होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे वाले सॉल्ट क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। और ये वाला सॉल्ट कैसा रहेगा? दोनों ही स्ट्रॉन्ग यूज हो रहे हैं, तो ये क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में दोनों ही उसके जो माँ बाप है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर है? अब आपको कोई सॉल्ट दे दिया जाएगा तो आप पहचानोगे कैसे भाई? आप कैसे पहचानोगे कि वो इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? तो देखो, जैसे मैंने दे दिया आपको K2SO4, फिर मैंने आपको दे दिया Al2CO3 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम कार्बोनेट, फिर मैंने दे दिया अमोनियम क्लोराइड। मैंने कहा बताओ कौन सा सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? तो आप कैसे पहचानोगे? तो सिंपली आप क्या करना है, पानी डाल देना इसके अंदर, ये पानी। और पानी कैसा? थ्योरेटिकली डालना है, ये नहीं कि कॉपी पे पानी डाल दो, ठीक है। अब इसे तोड़ देना। ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा K+1 में। ये किस में टूटेगा? SO4-2 में। तोड़ना तो आता है ना, ये वो तोड़ना है जिसमें हाथ से ताकत नहीं लगानी पड़ती, बस पेन से लिख दो, पेन की ताकत लगानी पड़ती है। इसे तोड़ दीजिए Al+3, और इसे किसमें तोड़ देंगे? CO3-2। इसे तोड़ देंगे किसमें? NH4 पॉजिटिव में, और इसे किसमें तोड़ देंगे? Cl नेगेटिव में। अच्छा, H2 को तोड़ना तो बहुत ही आसान है, H+ और OH नेगेटिव। ये किसमें टूटेगा? H+ में और OH नेगेटिव में। तो अभी शुरू में आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाद में आपको इतनी तेज आदत पड़ जाएगी कुछ कहो नहीं। भाई ये पॉजिटिव है, देखो अगर ये पॉजिटिव है तो इसके साथ में क्या लगेगा? नेगेटिव ही तो लगेगा। तो क्या बन गया भैया? KOH।
और ये नेगेटिव के साथ में ये पॉजिटिव लगा तो क्या बना, H2SO4। बताओ H2SO4 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग या वीक? दैट स्ट्रॉन्ग एसिड है। और QH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बात समझ आई है कि नहीं? अब यहां कौन बना, Al के साथ में OH लग गया तो AlOH का होल थ्राइस क्या बना है, कैसा होगा आपका ये, स्ट्रॉन्ग बेस है वीक, वीक बेस हो गया ये, ठीक है। और यहां कौन बना है, H2CO3, तो ये कैसा एसिड हो गया, वीक एसिड है, ठीक है। अब यहां देखो NH4OH क्या बना है, एक वीक बेस है और HCl, कोई बात नहीं, अभी आप वो सीरीज याद कर लोगे तो सब याद हो जाएगा। और यहां कौन बना है, HCl, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो यहां पर दोनों के दोनों वीक है, बंटाधार हो गया, कैसा हो गया ये हो गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो गया, तो Al2CO3 का होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम कार्बोनेट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां देखो एक वीक पार्ट आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ दोनों पार्ट कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब मुझे एक बात बताइए, NaCl कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? Na के साथ में OH लगा दोगे और Cl के साथ में H लगा दोगे, क्या बना, अरे NaCl के पेरेंट्स कौन कौन है, HCl और NaCl का पेरेंट्स कौन है, एक तो HCl एसिड हो गया और Na के साथ क्या लगाओगे, OH ही तो लगाओगे भैया, तो क्या बन गया, NaOH। NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो NaCl क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इतनी जरा सी तो बात है बेटा, कौन सी कोई रॉकेट साइंस है, समझ में आ गई ये बात, नहीं आई है? बड़े आराम से समझ में आ जाना चाहिए आपको ये बात, ठीक है। बस इसे अगर आपने याद नहीं किया, मैंने इतना आसान बना दिया है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इतनी सी बात को समझ जाए, इतने जरा से फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। वीक एसिड्स में सिर्फ इतने से एसिड्स आपको याद करना है वीक एसिड्स में मेरे भाई, और अगर आपने इतने याद कर लिए तो आपकी जिंदगी में कृपा बरसेगी, वरना कृपा यहीं रुकी रहेगी। समझ में आई है बात, ठीक है। तो इन्हें आपको याद करना है, ये कर लिए तो फिर आपको क्या होगा, कॉमन आयन में भी बहुत काम आएंगे। एक्चुअल में इन्हीं के वीक वाले जो पार्ट रहते हैं, आप कहोगे वीक रहते तो स्ट्रॉन्ग क्यों कराए, भैया स्ट्रॉन्ग कम है तो बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे बेस में। यहाँ अच्छी बात यह है वीक कम है, हमने वीक वाले लिखवा दिए, तो वीक वाले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रॉन्ग बेस में, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बेस याद है, तो बाकी सब बच्चे हैं तो वो क्या हो गए, वीक हो गए। और जो वीक वाले रहते हैं वही इक्विलिब्रियम में यूज होते हैं मेरे भाई। तो कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो उसमें आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को डालना पड़ेगा, तो आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो अगर आपने ये याद कर लिया तो बस कमाल कर दोगे। और कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आया तो ये समझ लो सारे प्रैक्टिकल्स में सारी जगह मैक्सिमम जगह पर यही चीज लगती है, कॉमन आयन इफेक्ट और ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये दो चीजें ही बहुत सटीक काम करती हैं, बफर सॉल्यूशन में भी यही काम करती हैं। इन्हीं से आप बफर सॉल्यूशन को समझोगे, इन्हीं से कॉमन आयन इफेक्ट को समझोगे, और उससे बहुत सारी चीजें समझोगे। समझ में आ गई बात? तो इन्हें आज बहुत अच्छे से जाकर याद करना।